इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का कल सेकंड टेस्ट मैच और इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया। जी हां, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया और मजे की चीज ये है कि वैसे हमने देखा है जो विजिटिंग टीम होती है ना, वो अपनी ऑन दी डे अनाउंस करती है। जो होस्ट होते हैं वो अपनी 11 को एक दिन पहले अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि उनको श्योरिटी होती है, उनको कंडीशंस का पता होता है, उनको हर चीज का पता होता है। उनको पता होता है कि हमारे कौन से 11 लड़के इस कंडीशन के अंदर खेलेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, इंग्लैंड जो है उसने पहले टेस्ट मैच के अंदर भी एक दिन पहले अपनी 11 अनाउंस कर दी थी। इस दफा भी उन्होंने एक दिन पहले अनाउंस कर दिया, लेकिन दो चेंजेस हो चुके हुए हैं। जैक लीग जो कि पिछला टेस्ट मैच खेले थे, अच्छी बॉलिंग भी की थी, वो इंजरी की वजह से बाहर हो गया। उनकी जगह आए शुएब बशीर। इसी के साथ साथ मार्कवुड की जगह आए जिमी एंडरसन। तो मतलब कि एंडरसन वापस टीम के अंदर आ गए, जेम्स एंडरसन आ चुके हुए हैं। और एंडरसन 41 साल का ये जो जवान लड़का है, शानदार किस्म का बॉलर है और अभी भी सबसे ज्यादा फिट नजर आता है। ये खेलेंगे और मजे की चीज ये है कि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। इस बंदे के खिलाफ आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते, जो भी है लाइन और लेंथ इनकी बड़ी पक्की होती है। और एंडरसन को देखने का वैसे ही मुझे बड़ा मजा आता है। टू बी ऑनेस्ट, चाहे जितने मर्जी टेस्ट के बॉलर हो, मुझे एंडरसन की बॉलिंग देखने का मजा इसलिए आता है क्योंकि ये एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है और बल्लेबाज को मजबूर करता है कि वो खेले, और वो खेलने के चक्कर में अक्सर आउट भी हो जाते हैं। लेकिन इंडियन कंडीशन के अंदर एंडरसन कितने कामयाब होंगे तो पता चलेगा। अगर बात करें इनकी 11 की, तो सिमिलरली वही बैटिंग लाइनअप है, बट बॉलिंग के अंदर दो चेंजेस है। शुएब बशीर और एंडरसन आए। मार्कवुड की जगह एंडरसन मैं समझता हूं कि एक अच्छा ऑप्शन है। और जो इनका जो वीक लिंक्स है ना, वो और मजबूत होकर रह गया। इसी के साथ साथ शुएब बशीर का टीम में आने से बॉलिंग जो है, जैक लीच भी अच्छा बॉलर था, लेकिन शुएब बशीर को मैंने देखा है बॉलिंग करते हुए। एलिस्टर कुक को बॉलिंग कर रहे थे तो बेन स्टोक्स ने उसकी बेस के ऊपर इनको सिलेक्ट किया था। लेकिन वैसे भी एक अच्छा बॉलर है और बड़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखा सकता है। लेकिन अब ये चीज देखनी पड़ेगी कि इंग्लैंड ने एक दिन पहले अपनी 11 अनाउंस कर दिया। कहीं अगर आज के दिन के अंदर जो पिच है उसको ज्यादा टर्निंग ट्रैक बना दिया गया, तो क्या इंग्लैंड ये तो नहीं फील करेगा कि हम 4 स्पिनर्स को भी खिला सकते थे। बट हुआ कुछ यूं कि उनको तो एक बॉलर को इंजरी होगी ना, इस वजह से वो अब स्पिनर को खिला ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी इंग्लैंड की 11 मुझे अच्छी नजर आ रही है। इंडिया की 11 की अगर बात करें तो मेरी नजर के अंदर इंडिया की जो 11 अब खेलनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करें। शुभमन गिल को मैं अभी भी रखूंगा, शुभमन गिल को मैं अभी भी रखूंगा, क्योंकि अब यही तो उसके प्लेयर पीछे बचे कोई नहीं है ना। आपके पास पीछे कोई स्टॉक के अंदर प्लेयर पड़े नहीं हुए। शुभमन गिल को आप खिलाएं वन डाउन के ऊपर, श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे खिलाएं, नंबर 5 के ऊपर आप खिलाएं रजत पाटीदार को, नंबर 6 के ऊपर आप खिलाएं सरफराज खान को। केएस भारत को अगर आप चाहते हैं ड्रॉप करना तो कर दें, नंबर 6 के ऊपर आप खिला लें क्या नाम है, सरफराज खान को। इसी के साथ साथ क्योंकि अब आपके पास जडेजा नहीं है तो आप जाएंगे एक ऑलराउंडर के पास, तो सुंदर आ जाएगा। इसी के साथ साथ अश्विन हो गए, अक्षर पटेल हो गए नंबर 9 के ऊपर। फिर आपके जो बॉलिंग के अंदर सिराज और आ जाएंगे, शामी कह रहा हूं, बुमराह आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप अगर चाहें तो कुलदीप को भी ला सकते हैं सिराज की जगह, और बुमराह जिसको कहते हैं ना एक ही फास्ट बॉलर हो। लेकिन इसी के अंदर अगर आप चाहते हैं केएस भारत को भी शामिल किया जाए तो वाशिंगटन सुंदर को बिठा दें, केएस भारत को खिलाएं। और जो आपकी बॉलिंग में ऑप्शन होंगे, फिर इस तरह से बॉलिंग में ऑप्शन होंगे अश्विन, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव और बुमराह। ये 4 आपके बॉलर हो जाएंगे, फ्रंट लाइन बॉलर आपके कहते हैं ना, वो बन जाएंगे आपके। इसी के साथ साथ आपकी जो बॉलिंग लाइनअप होगी, बैटिंग लाइनअप होगी, वो डिफरेंट होगी। बट इंडिया चाहेगा कि वो सुंदर को ही खिलाए। सुंदर से इसको कहते हैं ना, उनकी जो बॉलिंग होगी वो बैटिंग में भी मजबूती आएगी और बॉलिंग के अंदर भी मजबूती आएगी। अब सुंदर कैसी बॉलिंग करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि इंडिया की 11 क्या होगी, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड 11 है। इंडिया की जो 11 है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि अभी तक मुझे भी ना सही तरह से श्योरिटी नहीं हो रही कि इंडिया क्या 11 खिला सकता है, क्योंकि काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है ना, कि आपका राहुल भी नहीं है, जडेजा भी नहीं है, कोहली ऑलरेडी नहीं है, शामी आपका है नहीं, तो मतलब कि आपको एक अलग ही 11 बनानी है। तो उसके लिहाज से इंडिया को देखना पड़ेगा। और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद इंडिया को इस टेस्ट मैच में स्ट्रगल भी हो। बट अगर बात करें तो बाबर आजम जा रहे हैं ट्विटर के ऊपर स्पेस करने। बाबर आजम से लोग बड़े सारे सवाल पूछ रहे हैं। आस्क बाबर का हैशटैग है, आपने भी कोई सवाल पूछना हो तो जरूर पूछे। मैंने तो बाबर आजम से सवाल पूछा है कि दिलों की बादशाह की दिल की मलका कब आने वाली, मतलब कि बाबर आजम की शादी कब होने वाली, ये मैंने सवाल उनसे पूछा था। इसी के साथ साथ बाबर आजम ने एक इंटरव्यू दिया बांग्लादेश के मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए जो मैंने सोचा होगा उस तक मैं अभी तक नहीं पहुंच चुका, तो मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। कवर ड्राइव जो है वो मैंने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसके अंदर थोड़ी, जिसको कहते हैं ना, कामयाबी हासिल कर ली है। जब मैं कवर ड्राइव मारता तो जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं अब इस पिच के ऊपर खेल सकता हूँ, क्योंकि वो उसकी सिग्नेचर शॉट है। इसी के साथ साथ इमाद वसीम ने ये कहा है कि 40-50 करके अगर आपकी टीम हार जाए तो वो 40-50
किसी काम के नहीं होते। इमाद वसीम ने फिर स्टेटमेंट के साथ आ गया, पाक वर्सेस न्यूजीलैंड वाली सीरीज से रिलेटेड वो बातें कर रहे थे, इसके अंदर उन्होंने 40-50 वाली बात कर दी। और अब देखें उस सीरीज के अंदर रिजवान और बाबर ने 40-50 मारे और पाकिस्तान हारा भी हुआ है। तो ये बड़ी जिसको कहते हैं ना चीज बनी हुई है। अब देखते हैं आगे जाके इस चीज के ऊपर क्या होता है, बट इस चीज के ऊपर बातें सारी बड़ी ज्यादा चलती हुई नजर आ रही है। तो आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है क्या इमाद वसीम ने सही कहा, अगर सही कहा तो जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं, अगर नहीं सही कहा तब भी कमेंट्स के अंदर बताएं।